नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द क्राइम स्टोरी में। इस चैनल में हम आपको क्राइम की सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं, ऐसी घटनाएं जो इंसानियत को शर्मसार करती है और हमें बताती है कि कैसे एक इंसान इंसानियत को छोड़ के हैवानियत पर उतर आया है और आपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। आज की कहानी दिल्ली के बवाना इलाके की है। साल 2018 में अक्टूबर के महीने में इसी बवाना इलाके में सुबह सुबह कुछ लोग एक सड़क से गुजर रहे थे। ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क पर पड़ी एक महिला पर जाती है। वो महिला सड़क पर गिरी हुई थी और साथ में उसकी स्कूटी भी गिरी हुई थी। इसे देखकर लग रहा था कि शायद महिला का एक्सीडेंट हुआ होगा। जब वो लोग उस महिला के पास जाते हैं तो देखते हैं कि महिला के शरीर से खून निकल रहा था। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि मामला एक्सीडेंट का है। महिला की जिंदगी बचाने के लिए वो तुरंत महिला को उठाते हैं और फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उस महिला को चेक करता है तब तक उस महिला की सांसें थम चुकी थी। जब डॉक्टर ने उस महिला को चेक किया तो देखा कि उस महिला को गोली लगी हुई थी। तब डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि किसी ने इस महिला को गोली मारी है। अब जब ये बात लोगों को पता लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। ये सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस की टीम पूरे मामले की जानकारी लेती है। अब पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं कि सुबह सुबह उनके इलाके में दिन दहाड़े एक महिला का कत्ल हो गया। फौरन पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं जो उस महिला को हॉस्पिटल लेकर आए थे कि सबसे पहले इस महिला को किसने देखा था, क्या किसी ने गोली चलने की कोई आवाज सुनी या फिर किसी ने कुछ शोर सुना। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले उन लोगों से पूछते हैं। इस पर जिन लोगों ने भी उस महिला को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी वो लोग सीधा सीधा बताते हैं कि उन्हें लगा कि ये एक्सीडेंट का मामला है। अगर उन्हें पता होता कि ये मर्डर का मामला है तो वो पुलिस को वहीं फोन कर देते। अब पुलिस वाले लोगों के बयान को सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले उन लोगों का नाम, लोकल एड्रेस, फोन नंबर नोट कर लेते हैं। ये कार्रवाई करने के बाद वो उन लोगों को कभी जरूरत हुई तो वापस पूछताछ हो सकती है, ये बोलकर उन लोगों को घर भेज देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन करने के दौरान अब पुलिस को सबसे पहले यह पता करना था कि महिला कौन है। जब महिला को हॉस्पिटल लाया गया तो इत्तेफाक से उस महिला के कंधे पर एक हैंडबैग टंगा हुआ था। शायद वो हैंडबैग महिला के कंधे से लेकर हाथों के बीच फंसा रह गया था, लिहाजा ये हैंडबैग अब महिला के साथ हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। इसके बाद पुलिस वालों ने फौरन हैंडबैग को खोलना शुरू किया और जैसे ही अंदर खोलते हैं तो अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट निकलते हैं। उसमें से एक महिला का आधार कार्ड था और एक कॉलेज का आईडी कार्ड था। उस महिला की जानकारी निकालने के लिए ये 2 कागज पर्याप्त थे। साथ ही बैग के अंदर मोबाइल फोन भी था। पुलिस वाले फौरन आधार कार्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि महिला का नाम सुनीता है और ये पेशे से गवर्नमेंट टीचर है और वह महिला कहीं दूर की नहीं बल्कि दिल्ली की ही रहने वाली है। फौरन पुलिस वाले इस महिला के घर के बारे में पता करते हैं और उस महिला के पति का नंबर भी निकलवाते हैं। अब जैसे ही उसके पति का नंबर मिलता है, महिला के पति का नाम मंजीत था और वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस वाले महिला के पति को फोन करते हैं और पूरा वाकया बताते हैं। पुलिस वाले उसके पति को बताते हैं कि उसकी बीवी को किसी ने गोली मार दी है और उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही उस महिला का पति ये बात सुनता है वो दहाड़े मारकर रोने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन बताते हैं तो वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बीवी को ऐसी हालत में देखने के बाद मंजीत फूट फूट कर रोने लगता है। इन सब के बाद मंजीत अपनी बीवी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है। इसके बाद उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद महिला की बॉडी उसके पति को दे दी जाती है। मंजीत अपनी बीवी की बॉडी लेकर घर जाता है। उनके 2 बच्चे भी थे, उनका भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल में सबसे पहले उस महिला के पति से पूछताछ की जाती है। पुलिस उसके काम के बारे में पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या फिर क्या उसे किसी पर कोई शक हो जो उसकी बीवी को मार सकता हो। अब ये तमाम सवाल जब मंजीत सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि उसकी बीवी एक टीचर है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसने बताया कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफी अलग अलग है। हालांकि उसकी फील्ड में उसके कई दुश्मन हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं कि परिवार वालों से रंजिश निकालें। उसने ये भी बताया कि उसकी बीवी तो इतने अच्छे स्वभाव की थी कि उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कभी झगड़ा तक नहीं हुआ, तो फिर उसको कोई क्यों ही मारेगा। इसके बाद पुलिस वाले जहां यह कत्ल हुआ था उस जगह पर तहकीकात करती है, परंतु वहां से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता।
अब पुलिस वालों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इधर जैसे ही ये मामला मीडिया में आ चुका था, मीडिया दिल्ली पुलिस की लापरवाही को बार बार दिखा रही थी। मीडिया वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। इधर जो मरने वाली महिला का पति भी लगातार मीडिया और पुलिस वालों के सामने इंसाफ की मांग कर रहा था। इन सब चीजों का दोहरा दबाव पुलिस पर पड़ रहा था, इसलिए अब पुलिस वाले जांच में और तेजी लाते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही अभी तक कत्ल का कोई कारण मिल पा रहा था। पुलिस वाले सभी तरीके से जांच पड़ताल और छानबीन करते रहे। पुलिस वालों ने लूटपाट के नजरिए से भी सोचती है, लेकिन जब पर्स वगैरह पुलिस वालों ने चेक किया था तो मोबाइल फोन भी सुरक्षित मिला। गले में मंगलसूत्र था, कानों में बालियां, ये तमाम चीजें जब एकदम सुरक्षित मिली। इन सब चीजों के बाद पुलिस ने महिला के घर पर ही कुछ छानबीन करने का सोचा। पुलिस ने सोचा कि शायद कोई हिडन बात या फिर कोई हिडन सबूत मिल जाए। इसी उम्मीद में पुलिस वाले सुनीता के घर पहुंच जाते हैं। सुनीता का कमरा अच्छे से चेक किया जाता है, पर वहां भी पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। सुनीता के रूम में आने के बाद पुलिस की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। पुलिस वाले एकदम निराश हो चुके थे। उन्हें अब कोई भी उम्मीद, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच सुनीता की छोटी सी मासूम बेटी पुलिस वालों के पास आती है और कहती है, अंकल, आपको अगर मेरी मम्मी के बारे में जानना हो तो जितना हम बताएंगे, जितना मेरे पापा बताएंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको एक डायरी बता सकती है। अब पुलिस वालों ने जब डायरी का नाम सुना तो उन्हें एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। पहली बार कोई ऐसा सबूत था जो इस महिला के बारे में पूरी जानकारी दे सकती थी। फौरन पुलिस वाले उस बच्ची से डायरी के बारे में पूछते हैं तो वो बच्ची अपने कमरे में जाती है। वो बच्ची अलमारी से डायरी निकालकर पुलिस वालों को देती है और कहती कि अंकल, डायरी चेक करके मुझे वापस दे देना, क्योंकि इस डायरी में मेरी मम्मी की निशानियां हैं। अब पुलिस वाले डायरी खोलते हैं और जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटते हैं, इस डायरी से पहले पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था। लेकिन डायरी पढ़ने के बाद सारे सबूत भी पुलिस वालों के आंखों के सामने हो गए। सारी गवाही यह डायरी खुद दे रही थी और जो कातिल का चेहरा था और जिसके ऊपर डाउट जा रहा था, उसका स्केच भी बिना बनाए ही पुलिस वालों की आंखों में बन गया। दरअसल उस डायरी में लिखा था कि यह लड़की मुझे जीने नहीं देगी, यह लड़की मुझे मार डालेगी और यह लड़की मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। मेरा पति मुझसे छीन लेगी। साथ ही एक लाइन लिखी थी कि मेरा पति भी उस लड़की के चंगुल में फंस चुका है। सुनीता को डायरी लिखने का शौक था तो सुनीता ने उसकी जिंदगी की तमाम चीजें उस डायरी में लिख दी थीं। लेकिन जैसे पुलिस वाले ये तमाम चीजें पढ़ते हैं तो फौरन ही समझ में आ जाता है कि उसके पति यानी मंजीत का किसी और से अफेयर चल रहा है। अब तक मंजीत ने इस बारे में कोई खुलासा किया नहीं था, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की शक की सुई मंजीत के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन डायरी के आधार पर मंजीत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लिहाजा पुलिस वालों ने अब सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। सबसे पहले पुलिस वालों ने मंजीत के बारे में पता किया। मंजीत की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई गई। तमाम तरह के सबूत जब इकट्ठा किए तो इस बात की पुष्टि हो गई कि मंजीत एक लड़की के साथ अफेयर में है, और वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि मुंबई की मशहूर मॉडल है और जिसका नाम एंजल गुप्ता था। अब जैसे ही एंजल गुप्ता का नाम आया तो पुलिस वालों ने एंजल गुप्ता की कुंडली खंगाली। उन दोनों के खिलाफ कुछ सबूत मिले और सबूत और शक के आधार पर कुछ दिन बाद एंजल गुप्ता और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में दोनों ने इधर उधर की कहानी बताई, लेकिन जब पुलिस ने दोनों पर सख्ती दिखाई तो ये टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों ने सुनीता के कत्ल के पीछे जो कहानी सुनाई वो ये थी। आज से 12 साल पहले साल 2012 में सुनीता, मंजीत और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खहुशी जिंदगी बीता रहे थे। मंजीत का भी काम बिल्कुल सही चल रहा था। सुनीता की भी नौकरी बढ़िया चल रही थी। सुनीता की सरकारी नौकरी थी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। साल 2012 में एक बार मंजीत एक पब में जाता है। पब में मंजीत देखता है कि एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। ये सब देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता तो वो फौरन उन लोगों को हटाता है और लड़की को प्रोटेक्ट करता है। लड़की भी थोड़ा सा इंप्रेस होती है। इसके बाद वो एक दूसरे से नाम पूछते हैं और फिर उनमें बातें होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं तो मंजीत बताता है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है और साथ ही उसका कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम है। इधर एंजल बताती है कि वो दिल्ली की ही रहने वाली है और स्ट्रगलिंग एक्टर्स के रूप में इधर उधर भटक रही है। यूं ही वो कुछ देर बातें शेयर करते हैं। इसी बीच वो अपने नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद उन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान एंजल मुंबई चली गई और मुंबई जाने के बाद उसे अच्छे काम मिलने लगे और वहां उसकी किस्मत बदल गई। पैसे भी अच्छे खासे आने लगे और इधर बातों के सिलसिले में इन दोनों ने भी एक दूसरे के साथ लगाव बढ़ा दिया। दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के लिए लक्की चार्म है, यानी एक दूसरे के आने के बाद ही एक दूसरे की किस्मत बदल गई। अब ये तमाम चीजें चलती रहीं और दोनों की नजदीकियां बढ़ती रहीं
और 2-4 साल गुजरने के बाद दोनों को लगने लगा कि एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब एंजल को शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी मॉडलिंग सही चल रही थी, उसका करियर भी सही चल रहा था, उसका अच्छा नाम था, उसकी मां भी गवर्नमेंट टीचर थी। इधर मंजीत की उम्र भी हो चली थी और वो शादीशुदा भी था। ये तमाम चीजें पॉसिबल कैसे हो, क्योंकि घर में पहले से एक बीवी थी। बहरहाल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जारी रखा। साल गुजरते चले गए, लेकिन मंजीत लगातार फोन पर बात करता रहता था और रात रात भर गायब रहता, तो कहीं ना कहीं सुनीता को मंजीत पर डाउट होने लगा। डाउट होने के बाद सुनीता ने मंजीत का फोन चेक किया। फोन चेक करने के बाद सुनीता को यकीन हो गया कि उसका पति किसी के साथ अफेयर में है, लिहाजा उसने उन दोनों के रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। सुनीता के विरोध के बाद मंजीत और एंजल को लगने लगा कि इसके होते हुए उन दोनों में कुछ सही नहीं हो पाएगा, लिहाजा उन दोनों ने सुनीता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसके लिए भी इन्होंने एक तीसरे शख्स, जिसको एंजल गुप्ता अपना मुंहबोला बाप कहती थी, जिसका नाम था राजीव गुप्ता था, उसे शामिल किया। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत ये लोग मेरठ गए। वहां इन्होंने एक सुपारी किलर से मुलाकात की। ये डील 18 लाख से शुरू हुई और घटते घटाते 10 लाख पर बात पक्की हुई। इन 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए पहले देने थे और बाकी के पैसे सुनीता का कत्ल होने के बाद सुपारी किलर को देने थे। अब डील फिक्स होने के बाद सुनीता के कत्ल का टाइम भी फिक्स किया गया। 29 अक्टूबर साल 2018 को जब सुनीता अपने स्कूल के लिए निकलती है, तो रास्ते में सुनसान जगह देखकर सुपारी किलर्स उसका गोली मारकर कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद वो वहां से सीधा मेरठ भाग जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले सकते में आ जाते हैं, क्योंकि जो मंजीत था ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था और ना ही एंजल गुप्ता कोई आम लड़की थी। दिल्ली में भी इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक गलती और एक प्यार की जिद ने इन दोनों की जिंदगी को खत्म कर दिया। इन्होंने उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि मां के बिना उनका क्या होगा। अब दोनों हवालात की हवा खा रहे हैं। फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। और जल्दी ही मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।